दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांड्या राज्य की जीवन रेखा थी? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बेंगी नदी। दोस्तों बेंगी नदी को पांड्या राज्य की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। पांड्या राज्य की राजधानी मदुरई थी। पांड्या राजाओं का राजकीय चिन्ह मछली था। ठीक है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा नदी बेंगी नदी, इनकी राजधानी मदुरई थी और इनका राजकीय चिन्ह मछली था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि कंबन तमिल रामायण की रचना किस चोल शासक के काल में की थी? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुलोतुंग तृतीय। दोस्तों चोल शासन के अंतर्गत साहित्य की भी बड़ी उन्नति हुई। इस काल के सबसे बड़े कवि कंबन थे। उन्होंने तमिल रामायण की रचना कुलोतुंग तृतीय के शासन काल में की थी। अगला प्रश्न है, पीताम्बरी एक प्रजाति है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पीली सरसों की। पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली में। दोस्तों वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तारीख जानी जाती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के समाप्ति के लिए। ठीक है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तारीख दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का काम था। 24 दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से, ठीक है, कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में ये चला था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी द्वारा ये यात्रा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, उषा मेहता द्वारा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1994। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश की स्थापना 1994 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाली के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया, ये किस वर्ष हुआ था? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 1612। दोस्तों स्वाली का युद्ध 1612 में सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। ठीक है, ये सूरत के पास में था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीडी कुमार द्वारा स्वदेश सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, गुरुमुखी। दोस्तों स्वदेश सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन जीडी कुमार द्वारा गुरुमुखी में किया गया था। ये पत्र सामाजिक सुधार और सैनिक विद्रोह का समर्थन करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, 20 अगस्त 1828 आत्मीय सभा की स्थापना, ये गलत है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। ठीक है,
बाकी तीनों सही हैं। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म के रूढ़िवादी कर्मकांडों का विरोध किया था। वेदों और उपनिषदों का बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1822 में संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की थी, ठीक है। और एक पत्रिका भी निकाली थी फारसी में जिसका नाम था मिरातुल अखबार, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, मिरात उल अखबार, सॉरी, मिरातुल अखबार, ये पत्रिका थी। ये राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में निकाली थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में डाक विभाग की स्थापना। दोस्तों, भारत में डाक विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में पहली बार अपनाया गया था। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन के दौरान, ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष के तौर पर बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे कि चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल होता है, विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्ध तथा संबंधित संधियों में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 1767 एक्स-ला शापेल की संधि ये सही नहीं है। 1767 से 69 में मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है। क्या हुआ था? मद्रास संधि। 1780 से 84 मंगलौर की संधि सही है। 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि, 1799 सहायक संधि, ठीक है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ये चारों यहाँ दिए हुए हैं। इसमें 1767 और 69 में मद्रास संधि हुई थी, एक्स-ला शापेल की संधि नहीं हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा U20 विश्व कप किस देश ने जीता है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उरुग्वे, ठीक है। दोस्तों, अर्जेंटीना के ला प्लाटा में डियागो माराडोना स्टेडियम में उरुग्वे ने इटली को हराकर अपना पहला अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप जीता है। फीफा U20 विश्व कप टूर्नामेंट पहली बार 1977 में फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के रूप में आयोजित किया गया था। 2005 में इसका नाम बदलकर फीफा U20 वर्ल्ड कप कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में गवर्नमेंट ई मार्केट वर्कशॉप का आयोजन किया गया? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 75। दोस्तों, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 12 जून 2023 से उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में क्रेता विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। ये कार्यशालाएं इस वर्ष 31 अगस्त तक चलेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आई एम अडयार, अडयार इज़ मी अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फेडरल बैंक, ठीक है। दोस्तों, फेडरल बैंक द्वारा चेन्नई में आई एम अडयार, अडयार इज़ मी अभियान शुरू किया गया। ये अभियान बैंकिंग उद्योग में अपनी तरह की पहली माइक्रो मार्केटिंग पहल है। फेडरल बैंक ने इसको शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है।
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 6 जून 2023 से। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास दूध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है। कितने? 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, 1000 करोड़ की योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कोलकाता। दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। इसका काम है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग, कोलकाता। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। ठीक है, जीएसआई की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 2000 किलोमीटर। दोस्तों अग्नि प्राइम मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर है। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की नई जनरेशन की मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 11000 किलोग्राम है। कितना है? 11000 किलोग्राम। ठीक है, ये 2000 की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को मारकर गिराने में क्षमता रखती है। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य है लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इस 2023 की थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। कौन सा राज्य है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मई 2023 को हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नगरीय विकास विभाग लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है बनिहाल दर्रा। दोस्तों बनिहाल दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। ये एक जल निकाय द्वारा निर्मित 2 पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण दर्रा है। ये जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? पीर पंजाल में, पीर पंजाल, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्जिया। दोस्तों जॉर्जिया की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। अफगानिस्तान की सीमा ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा से लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में दक्षिण लोहनक झील में ग्लेशियर लेक आउटबस्टर फ्लड के कारण भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई जो स्थित है। दक्षिण लोहनक झील दोस्तों कहाँ स्थित है? दक्षिण लोहनक झील ऑप्शन डी सिक्किम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण लोहनक झील एक हिमनदी झील है जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, क्या है ये? हिमनदी झील। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में अधिसूचित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। कितना है? 7वां बाघ अभयारण्य है, जिसे 22 सितंबर 2023 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ओब नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है रूस। दोस्तों ओब नदी मध्य रूस की नदी है। ये एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ओब अल्ताई पर्वत में अपने स्रोत से लेकर आर्कटिक महासागर के कारा सागर में ओब की खाड़ी के माध्यम से अपने आउटलेट तक ये घुमावदार विकर्ण में पश्चिमी साइबेरिया में उत्तर और पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे फिलिस्तीन सीमा नहीं लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सीरिया से। दोस्तों फिलिस्तीन की सीमा सीरिया से नहीं लगती है। फिलिस्तीन की सीमा मृत सागर से भी लगती है, इज़राइल से भी लगती है, जॉर्डन से भी लगती है, लेकिन सीरिया से फिलिस्तीन की सीमा नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील विषुवत रेखा पर स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? अफ्रीका में है विक्टोरिया झील, अफ्रीका महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने वन टैप वन ट्री नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य के हरित आवरण का विस्तार करना। ठीक है, वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले के लालपुर गांव से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। मिशन का उद्देश्य है विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 99। दोस्तों भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में एक स्थान पर चढ़कर 99 स्थान पर पहुंच गई है। इसी के साथ भारत ने पिछले 5 सालों में अपना सबसे अच्छा स्थान हासिल किया है। महीनों की शुरुआत में 100वें स्थान पर रहे भारत का फुटबॉल में 2023 शानदार रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS के माध्यम से MGNREGS के अनिवार्य भुगतान की समय सीमा कितने महीने तक बढ़ा दी है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अगस्त 2023। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के यानी मनरेगा के अनिवार्य भुगतान की समय सीमा 1 अगस्त 23 तक बढ़ा दी। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी घोषणा की, लेकिन आदेश को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस बैंक का बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कर्नाटक के धारवाड़ में महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया था। हालांकि बाद में RBI ने संस्था को एक गैर बैंकिंग संस्थान लाइसेंस दिया है, जिससे उसे अपना संचालन जारी रखने की परमिशन मिल गई। ये याद कर लेंगे, महालक्ष्मी बैंक को RBI ने इसका परमिट रद्द कर दिया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, HDFC बैंक। दोस्तों, HDFC बैंक लिमिटेड हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 1 जुलाई। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 जुलाई को विश्व भर में डाक कर्मचारियों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें डाक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों के लिए अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो डाक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित होने वाला है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, नई दिल्ली। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की 64वीं परिषद बैठक किस देश में हुई? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ब्राज़ील। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की 64वीं परिषद बैठक ब्राज़ील में हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बायकुला, महाराष्ट्र। दोस्तों, मुंबई के 169 साल पुराने 169 वर्ष पुराने बायकुला रेलवे स्टेशन को उसके मूल गौरव को बहाल करने के लिए यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किए गए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर का मेज़बान कौन सा देश है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और 11 साझेदारों देशों के बीच सबसे बड़ा 10वां बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर आधिकारिक रूप से शुरू हुआ है। ये कैनबरा में हो रहा है। ठीक है, कैनबरा टाउन्सविले ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है। इसका मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तेनजिंग यांगकी। दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए गर्व का क्षण था क्योंकि सुश्री तेनजिंग यांगकी राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह चेन्नई में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेलीकॉप्टर और छोटे विमान का 5वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, खजुराहो। ठीक है, हाल ही में खजुराहो में 5वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इंडियन फ्लाइंग अकादमी और फ्लाई ओला एविएशन अकादमी का उद्घाटन किया गया है। ये खजुराहो में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में रेबीज से सबसे अधिक मौतें किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, दिल्ली। ठीक है, लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में रेबीज की वजह से देश में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में 48 मौतें दर्ज की गई हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में प्रत्येक में 29 मौतें हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 351 ये सही सुमेलित नहीं है। राज्य का महाधिवक्ता, इसमें अनुच्छेद 165 सही सुमेलित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 सही है। और ऑप्शन डी है, वित्त आयोग 280
ठीक है, ये केंद्र वित्त आयोग है। 280 ये भी सही सुमेलित है, लेकिन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 350 बी होगा, 350 बी, ठीक है, सही सुमेलित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य लोक सेवा आयोग। दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 315 से 323, ठीक है, ये राज्य लोक सेवा आयोग के लिए है, ये एक संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, जब सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम गणपूर्ति की कमी होती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। वो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार है? कौन से सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ठीक है। केंद्र या अधिक राज्यों के मध्य या केंद्र या कोई राज्य के मध्य राज्यों का एक तरफ होना अथवा अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का विशेष मूल क्षेत्राधिकार निहित होता है, ठीक है। जब केंद्र राज्य से कोई विवाद हो या राज्य राज्य में कोई विवाद हो या राज्य अधिक राज्य हो और केंद्र से विवाद हो, तो इन सब मामलों में जो है सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 153। अनुच्छेद 153 भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने की एकमात्र शर्त है। इसमें कौन सी ऐसी शर्त है जिससे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू होता है या शुरू किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान का उल्लंघन। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने की एकमात्र शर्त है संविधान का उल्लंघन। हालांकि भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन की कोई परिभाषा नहीं है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के पश्चात अध्यक्ष सहित उसके कुल कितने सदस्य हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित और उनके मोहर मुक्त आदेश द्वारा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ठीक है। दोस्तों, राष्ट्रपति नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसकी नियुक्ति नहीं करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है वो उस राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं? कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो विदेशी और नागरिक यानी भारतीय दोनों को प्राप्त हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, अन्य सभी केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृत का संरक्षण ये भी नागरिकों को ही प्राप्त हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार विदेशियों और नागरिकों दोनों को इसका जो है अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का दायित्व है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाएं तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करें? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 47। दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। ये भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है, डीपीएसपी जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भाग 11। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 11 में उल्लिखित अनुच्छेद 245 से 255 का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा कार्यकाल का एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए आपातकाल की स्थिति में बढ़ाया जा सकता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 1 वर्ष। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये आपातकाल ख़त्म होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 66(1) इसके तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदन होते हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनके निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, उकठा रोग से चने की फसल प्रभावित होती है। इसमें पौधे पीले पड़ने लगते हैं और ऊपर से नीचे की ओर पत्तियां सूखने लगती हैं, आखिर में पौधे सूखकर मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, कैंकर रोग संबंधित है। ऑप्शन ए पपीता, बी गन्ना, सी नींबू, डी अदरक। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, नींबू। दोस्तों, कैंकर रोग नींबू और अमरूद में पाया जाता है। ठीक है, अमरूद में भी कैंकर रोग लगता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, ठीक है, में सबसे पहले स्वपोषित विकास, आत्मनिर्भर विकास को अपनाया गया।
चौथी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें आत्मनिर्भरता को क्या है, प्राथमिकता दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मानव त्वचा लगभग कितना अधिकतम तापमान बिना फफोले के सहन कर सकती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, मानव त्वचा लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बिना फफोले के सहन कर सकती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि मनुष्य जिस अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकता है वो है 42.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 42.3 डिग्री सेल्सियस, इस पे क्या है, मानव जीवित रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पौधों में परागण की प्रक्रिया सक्षम बनाती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निषेचन। दोस्तों, पौधों में परागण की प्रक्रिया निषेचन द्वारा सक्षम बनाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के हाइड्रोलिसिस को शर्करा में उत्प्रेरित करता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इमाइलेज। ठीक है, इमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव और कुछ अन्य स्तनपोषियों में लार में इमाइलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है रक्त। ठीक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है क्योंकि इसमें एक अवयव होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थान निम्नलिखित में से उसकी संख्या से निर्धारित होती है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, आवर्त सारणी में एक तत्व का स्थान काफ़ी हद तक उसके इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके समूह को निर्धारित करती है और कक्षा का प्रकार जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं तत्व के ब्लॉक को निर्धारित करता है। इसके अलावा एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन कोशों की कुल संख्या ये निर्धारित करती है कि वो किस आवर्त का है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन तत्व की संख्या का निर्धारण करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ठीक है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 47%। ठीक है, किंतु ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 3.4 हिस्सा है। हीलियम 25% दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक दिन मानव शरीर निम्नलिखित में से कितने लीटर हवा में सांस लेता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 10,000 से 15,000 लीटर। देखिए, कोई भी मानव शरीर हर दिन लगभग 11,000 लीटर हवा में सांस लेता है। ये प्रति मिनट लगभग 8 लीटर और जीवन काल में 300 मिलीलीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें इसलिए दिया है 10,000 से 15,000, तो 11,000 लगभग एक दिन में मानव शरीर सांस लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अपचयन प्रक्रिया में कम हो जाती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कम किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ये कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन और अपचयन प्रकृति में विपरीत है और वे हमेशा एक साथ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मुख्य रूप से हैंड सैनिटाइज़र में उपयोग किया जाता है? कौन सा यौगिक सैनिटाइज़र में इस्तेमाल किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एल्कोहल। दोस्तों, एल्कोहल का उपयोग मुख्य रूप से हैंड सैनिटाइज़र में किया जाता है। ये हमारे हाथों या किसी और स्थान पर मौजूद कीटाणुओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदान करके उन्हें मारता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तरंग दैर्ध्य इकाई
तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? ठीक है, तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है मीटर। दोस्तों तरंग दैर्ध्य दो लगातार तरंगों के बीच की दूरी है। दूरी मीटर, सेंटीमीटर या नैनोमीटर में मापी जाती है, इसलिए तरंग दैर्ध्य की इकाई मीटर, सेंटीमीटर या नैनोमीटर है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार प्रति इकाई समय में संवेग में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बल। बल के गति दूसरे नियम के अनुसार प्रति इकाई समय में संवेग में परिवर्तन उस पिंड पर लगाए गए बल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बढ़ती है? ठीक है, कौन सी मात्रा बढ़ती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परमाणु आकार। ठीक है दोस्तों, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, ये कोशों की संख्या बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार की मात्रा बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन धातुओं के नाम बताइए जिनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। कौन सी ऐसी धातु है जिनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हीरा। दोस्तों हीरा एक अधातु है, लेकिन फिर भी इसकी संयोजक संरचना की वजह से इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली है? कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सोना। सोना और प्लेटिनम सबसे अधिक लचीली धातु है। लचीलापन किसी भी तत्व का वह गुण है जिसके द्वारा वह तार में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, सोना और दूसरा क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम, ठीक है, ये लचीली धातु होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन नसों का नाम बताएं जो हृदय के से शरीर के अन्य अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। वो कौन सी नसें हैं जो हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धमनी। ठीक है, धमनी ऐसी नसें हैं जो हृदय से शरीर के और भागों में ऑक्सीजन ले जाती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, यानी ब्लड ले जाती हैं। धमनियाँ हृदय से जुड़ी होती हैं, वे ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा है शरीर का, वो कौन सा हिस्सा है जिन पर कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा असर करता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है फेफड़ा। कोरोना वायरस इंसान के फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा असर डालता है, इससे सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कि ये स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्निया। दोस्तों आँख का वो भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे कार्निया कहा जाता है। मनुष्य की आँख की लेंस प्रणाली द्वारा छवि को कार्निया पर केंद्रित किया जाता है, जो इसे ऑप्टिकल तंत्रिकाओं के जरिए से मस्तिष्क तक भेजता है। ठीक है, मानव की आँख लेंस प्रणाली एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक छवि बनाती है जिसे रेटिना कहा जाता है। ठीक है, मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस भाग में भोजन का अधिकांश पाचन होता है? शरीर के किस भाग में भोजन का अधिकांश पाचन होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छोटी आंत। दोस्तों छोटी आंत मानव शरीर का वो अंग है जहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे भोजन का पूरी तरह से डाइजेशन होता है। मानव शरीर तंत्र में एक आहार नली और संबंधित पाचन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, ये शरीर के दो सिरों पर खुला होता है, अग्रभाग पर मुख और पश्च भाग पर गुदा। ये भोजन को पचाता है, इसे छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ता है और पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण चाकू से आसानी से कट जाती है?
कौन सी ऐसी धातु है दोस्तों जो साधारण चाकू से आसानी से कट जाती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम एक क्षार धातु है और इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये नरम ठोस होता है जिसका गलनांक कम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है, जबकि लोहा सोना कठोर सघन धातुएं हैं जो लचीले और तन्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केवलर। ठीक है, केवलर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। केवलर ऊष्मा का अवरोधक है, ये एक मजबूत कपड़ा है, इसलिए इसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट में किया जाता है। केवलर फाइबर के भीतर पूरी तरह से विस्तारित और पूरी तरह से संरेखित आणविक श्रृंखलाओं की वजह से स्लैश कट और पंक्चर के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षात्मक अवरोधक प्रदान करता है। ठीक है, 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के थर्मल खतरों से ये बचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? ठीक है, बाल लिंगानुपात इसमें गिरावट का कौन सा कारण है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है दोस्तों, भारत में बच्चों के घटते लिंगानुपात के इसकी दो वजह हैं। पहला है कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड के साथ साथ ये एनमियोसेंटेसिस का तेज़ी से प्रसार हो रहा है। कन्या भ्रूण प्रेरित गर्भपात के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसे अमर सेन द्वारा हाईटेक सेक्सिज्म कहा गया है। ठीक है, और महिलाओं की सामाजिक स्थिति, भारत के अधिकांश हिस्सों में महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में किन बैंकों संस्थानों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंक। दोस्तों, भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में वाणिज्यिक बैंकों संस्थानों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तकरीबन 79% है। कृषि क्षेत्र में ऋण की आपूर्ति करने के लिए ये प्रमुख सहभागी हैं। इसके बाद ग्रामीण सहकारी बैंक 15% हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5% हैं और सूक्ष्म वित्त संस्थान कितने हैं? 1% है। ठीक है, तो सहकारी बैंक कितना है? 15% है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5% हैं और वाणिज्यिक बैंक तकरीबन 79% हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लैथरेट क्या है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये एक प्रकार का ईंधन है। ठीक है, क्लैथरेट एक प्रकार का ईंधन है जो समुद्र की तलहटी में पाया जाता है। इस ईंधन का उपयोग पेट्रोल और बिजली के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्लैथरेट एक ईंधन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार बीपीएल के संयोजन से किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मल्टी ड्रग प्रतिरोधी तपेदिक MDR TB। ठीक है, बीपीएल जिसका प्रयोग तपेदिक के ऐसे रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है जिन पर बहुऔषधीय उपचार का असर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मल्टी ड्रग प्रतिरोधी तपेदिक बीपीएल के संयोजन से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यात्रा या जात्रा धार्मिक लोक नाट्य का संबंध है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पूर्वी भारत से। ठीक है, यात्रा या जात्रा पूर्वी भारत का धार्मिक लोकनाट्य है। इस लोकनाट्य की उत्पत्ति आंतरिक रूप से श्री चैतन्य के भक्ति आंदोलन के उदय के लिए श्रेय दिया जाता है, जिसमें रुक्मणी हरण को नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओडिशा में जात्रा लोकनाट्य के संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि पारंपरिक और ग्रामीण शैली के साथ शुरू किया गया था। आज ये वाणिज्यिक और उपनगरीय बन गया है, तो ये पूर्वी भारत से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 30 जून 2024। ठीक है, ये डेट निकल गई है। सरकार ने कर्मचारियों राज्य बीमा निगम के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो बेरोजगारी की योजना है, इसकी अवधि को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया था, 30 जून 2024 तक किया था। ये योजना का तीसरा विस्तार है, जिससे पहले 2020 से 21 हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 22 से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी। ठीक है, दोस्तों वाराणसी में 22 से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो का आयोजन किया गया। टेम्पल कनेक्ट सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत ने किया था। ठीक है, ये कार्यक्रम अतुल्य भारत अभियान के तहत पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से किया गया। ये कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसान संकट सूचकांक विकसित किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कहाँ विकसित किया जा रहा है किसान संकट सूचकांक? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान CRIDA। ठीक है, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत आने वाली संस्था केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान क्रीडा यानी CRIDA भारत के लिए अपनी तरह के पहले किसान संकट सूचकांक नामक एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विश्व जोनोसिस दिवस मनाया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6 जुलाई। ठीक है दोस्तों, विश्व जोनोसिस दिवस एक जेनेटिक बीमारी है जिसके खिलाफ पहले टीकाकरण की वर्षगांठ का प्रतीक है। 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने जूनेटिक रोग का पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। ठीक है, तो इसीलिए 6 जुलाई से ये विश्व जोनोसिस दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1885 से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क किस जिले में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गाजियाबाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद में स्थित है, जबकि दूसरा पार्क गोरखपुर में निर्माणाधीन है। ठीक है, इसका दूसरा पार्क कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले संवैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 64। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की आबादी 64 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अवध के बिंदा दिन ने। ठीक है दोस्तों, कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश अवध के बिंदा दिन ने किया था। अगला प्रश्न है ढाई घाट मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? ढाई घाट मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका आयोजन होता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है शाहजहांपुर। दोस्तों, ढाई घाट मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ढरकहरी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है सोनभद्र। दोस्तों, ढरकहरी नृत्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ का है? सोनभद्र का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है।
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ललितपुर। दोस्तों गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर और 31 जैन मंदिर माता टीला आदि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2022 तक उत्तर प्रदेश से भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल विभूतियों की संख्या कितनी है? यानी 2022 तक कितने लोगों को उत्तर प्रदेश से भारत रत्न मिल चुका है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 10। ठीक है, 2022 तक 10 लोग उत्तर प्रदेश के भारत रत्न पा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, चूना पत्थर के संचित राशि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दूसरा। दोस्तों चूना पत्थर के संचित राशि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है और इसके लिए सोनभद्र तथा मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कौन कौन ज़िले हैं? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।